बिहार में बाढ़ के हालात बन गए। राज्य के 13 जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं। कोसी, गंडक जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सैलाब रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले चुका है। नेपाल से पानी छोड़े जाने से मुश्किल और ज्यादा बढ़ी है। गांव के गांव जलमग्न नजर आ रहे हैं। वहीं बिहार के सुपौल की ये तस्वीर है जिसमें दिख रहा है कि सैलाब अपने साथ मिट्टी को काट कर ले गया। कई गांव के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया। मुजफ्फरपुर में भी बाढ़ के हालात बने हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कटरा में मौजूद बकुची पावर ग्रिड में बाढ़ के पानी से बिजली संकट भी पैदा हो गया। वहीं बगहा में बाढ़ प्रभावित इलाकों में एसएसबी के जवान देवदूत बनकर उभरे। एसएसबी 65वीं वाहिनी का रेस्क्यू दल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अपनी जान जोखिम में डालकर राहत और बचाव कार्य कर रहा है। बिहार में इन दिनों बाढ़ बारिश से हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। नदियों का बढ़ता जलस्तर और बांध में लबालब भरा पानी लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। आलम यह है कि सड़क, घर और गलियां सब कुछ पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ और बारिश का कहर सिर्फ बिहार के कुछ हिस्सों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जद में कई इलाके हैं। मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा और सुपौल की ये तस्वीरें बिहार के पानी पानी होने की महज बानगी भर हैं। हालांकि शासन और प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। मुसीबत में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें मुस्तैदी से डटी हुई हैं। बिहार के सीतामढ़ी में कुदरत के कहर के आगे एनडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर लोगों तक मदद पहुंचाने में जुटे हुए हैं। मधकौल बागमती का बांध टूटने से यहां पानी का बहाव सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। पानी का जो स्थिति था उस समय बहुत ज्यादा गंभीर नहीं था। अगर वहाँ पे अगर चट्टी का जो बोरा होता है मट्टी का, वो अगर कंट्रोल में अगर रहता, मान लीजिए 2-4 गाड़ी वहाँ पे रहता तो कंट्रोल हो सकता था। देखिए अभी यहाँ पे मधकौल में जो है बांध टूटा है 50 मीटर के करीब, 50 फीट के करीब हम लोगों ने टिकावट कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल हो जाएगा तो अच्छी बात है। लेकिन फिर भी पानी अभी इधर आ गया है और लोग भी धीरे धीरे निकल के बांध पे आ रहे हैं। सबको सचेत कर दिया निकलने के लिए, लोग आ भी रहे हैं निकल के, और जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सब चलाया जाएगा। पॉलिथीन सीट वगैरह जो है खाने पीने का किया जा रहा है। दरभंगा में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। यहाँ भी किरतपुर इलाके में कमला नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। कमला की धारा है वो कितनी तेज है, और वो नदी की धारा जो है, अब हम दिखा रहे हैं आपको कैसे वो नदी से निकल के पानी इलाके के अगल बगल जगह में वो फैलाव कर रहा है। बगहा में भी नदियां उफान पर हैं, जिससे यहां आसपास के इलाके पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। हालांकि मौके पर एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू बोट के जरिए लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने में जुटी हुई हैं। वहीं पानी का दबाव बढ़ने से कोसी बैराज के कई गेट खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से कई इलाके पानी में डूब गए। पानी का जो डिस्चार्ज है वो कोसी बैराज से कुछ कम होना शुरू हुआ है, लेकिन जो पानी पिछले 24-48 घंटों में छोड़ा गया है कोसी बैराज से, वो अब धीरे धीरे सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, नौगछिया इन तमाम जिलों में फैलता जा रहा है और लोगों को इसी तरीके की मुश्किलों का अब सामना करना पड़ रहा है। इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सरकार की ओर से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। लिहाजा बिहार में सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। साथ ही एनडीआरएफ की 8 टीमें रिजर्व में रखी गई हैं और 11 टीमों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजा गया है। कोशिश यही है कि प्रभावित इलाकों में जल्द से जल्द लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके। मोतिहारी से सचिन पांडे, दरभंगा से प्रहलाद कुमार, बगहा से अभिषेक पांडे, सुपौल से रामचंद्र के साथ सहरसा से रोहित सिंह, गुड न्यूज टुडे। राहत की बात है कि नेपाल से आने वाले पानी की रफ्तार कम हुई, लेकिन बिहार में आ चुका गंडक का पानी बाढ़ की आफत ला चुका है। पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर बैराज, जो कि भारत नेपाल बॉर्डर पे है, देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट।
इस वक्त हमारी मौजूदगी भारत नेपाल बॉर्डर पे है और हम आपको जो पहली तस्वीर दिखा रहे हैं वाल्मीकि नगर बराज से, वो तस्वीर बिहार के लिए एक राहत भरी तस्वीर है, क्योंकि धूप खिली हुई है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश थमी है और इसका असर सीधे सीधे जो नारायणी नदी नेपाल से निकल के बिहार में आती है उसके जलस्तर में कमी के तौर पे देखा जा सकता है। जहां तक हमारी नजर जाती है वाल्मीकि नगर बराज के ठीक सामने उस तरफ, वहां देखिए वो नेपाल है और नेपाल में इस वक्त धूप खिली हुई है। जो मौसम पिछले 3-4 दिनों से बना हुआ था, लगातार बारिश हो रही थी, उसमें कमी आई है और इसका नतीजा ये हुआ है कि इस वक्त जो गंडक बैराज, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, गंडक बैराज से पानी का डिस्चार्ज भी पहले की अपेक्षा कम हुआ है। जो 24 घंटे पहले गंडक से डिस्चार्ज लगभग 6 लाख के आसपास था, वो घट के अब 2 लाख क्यूसेक पानी तक जा पहुंचा है और यही वजह है कि बैराज के 36 गेट्स में से कई गेट्स को बंद किया गया है, जलस्तर नीचे गया है। और लेकिन अभी भी राहत की खबर उन इलाकों के लिए नहीं है जहां पर गंडक के साथ साथ तमाम वो पहाड़ी नदियां जो नेपाल से निकल के आती हैं, उन नदियों का पानी निचले इलाके में फैल चुका है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप लगातार बिहार का काम कर रहा है। एनडीआरएफ की 6 टीमें बिहार से बाहर से मंगाई गई हैं। 3 टीम वाराणसी से मंगाई गई है और 3 टीम रांची से एनडीआरएफ की मंगाई गई है। बिहार में पहले से एनडीआरएफ की 12 टीमें और एसडीआरएफ की जो 22 टीमें हैं वो बाढ़ प्रभावित जिलों में कैंप कर रही हैं। यहाँ पश्चिम चंपारण में भी उनकी मौजूदगी है। सबसे बुरी खबर कल देखने को मिली जब अलग अलग इलाकों में गंडक के दबाव के कारण 6 तटबंधों को नुकसान पहुंचा। बगहा जो पश्चिम चंपारण जिले के अंदर आता है, बगहा के अंदर जो चंपारण तटबंध है, वो चंपारण तटबंध जो है वो टूटा और नतीजा ये हुआ कि वहां पर बड़ी आबादी प्रभावित हुई। जो लाखों की आबादी है वो गांवों में कल पानी फैलना शुरू हुआ है। हालांकि ये रिंग बांध था और रिंग बांध टूटने के बाद वहां रात में एक्शन भी दिखा। जल संसाधन विभाग के जो अभियंता हैं उनको सस्पेंड भी किया सरकार ने। शिवहर के अंदर भी जो एक तटबंध है वो टूटा और जो सीतामढ़ी के अंदर गंडक ने कहर बरपाया तो वहां पर अलग अलग जगहों पे 4 तटबंध टूटे हैं। तो जिन इलाकों में तटबंध टूटे हैं वहां पर जो आबादी है उसको रेस्क्यू करना, उसको सुरक्षित करना सरकार के लिए अभी भी चुनौती है। और भले ही नेपाल में बारिश थमी हो, भले ही पानी का डिस्चार्ज कम हुआ हो, लेकिन जिन इलाकों में गंडक का पानी पहुंच चुका है उन इलाकों में अभी भी बाढ़ अपने रौद्र रूप में है, गंडक अपने रौद्र रूप में है और वहां पर जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, भारत नेपाल सीमा। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं इस वक्त दरभंगा में बाढ़ से कैसे हालात हैं। कल रात तटबंध टूटने से नेपाल से छोड़ा गया पानी तेजी से दरभंगा में प्रवेश कर रहा है। प्रशासन कोसी नदी पर बने बांध को टूटने से बचने का प्रयास कर रहा है। देखिए हमारे सहयोगी रोहित सिंह की एक खास रिपोर्ट। बिहार में जिस तरीके से इस वक्त बाढ़ की स्थिति बनी है, कई जगहों पर तटबंध भी जो है वो टूट रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा जिले में। दरभंगा के जमालपुर थाना अंतर्गत भूबोल इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से ये जो बांध है ये कल रात 12 बजे जो है वो ध्वस्त हो गया। उसके बाद कोसी का पानी जो है वो अब दरभंगा के तरफ जो है वो देख सकते हैं यहाँ पर उसकी धारा जो है अब मुड़ चुकी है और दरभंगा को अब एक काफी खतरा जो है वो अब हो गया है, क्योंकि ये जो कोसी का पानी जो है जो अपने धार को जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुड़ चुका है दरभंगा की तरफ। तो कुशेश्वर स्थान, बिरौल, ये तमाम जो दरभंगा के इलाके हैं वहां पर तेजी से पानी जो है वो बढ़ रहा है और सरकार लगातार दावा कर रही थी कि जो उत्तर बिहार के कई नदियों में उफान आया है, खासकर कोसी बराज से तकरीबन 6.5 लाख से भी ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद जो बाढ़ की स्थिति कई नदियों में देखने को मिली है, खासकर कोसी में। उसके बाद सरकार का लगातार दावा था कि तमाम जो तटबंध हैं वो सुरक्षित है, लेकिन सरकार के तमाम दावे यहाँ पर जो है वो फेल होते हुए नजर आए, क्योंकि कल रात ये दरभंगा में
भूभोल इलाके में ये बांध ध्वस्त हो गया है। उसके बाद कोसी की धारा देखिए, ये अब पूरा का पूरा पानी जो है, ये देखिए ये इलाका भी काफी खतरनाक है क्योंकि ये पुल भी किसी वक्त जो है बिजली का, माफ कीजिएगा, बिजली का जो ये खंभा है ये किसी भी वक्त यहाँ पे गिर सकता है और काफी खतरनाक स्थिति हो गई है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं इस बांध का जो दूसरा सिरा है वहां से टूटा है, वहां भी लोग मौजूद हैं। और धार देखिए कोसी में किस तरीके से रफ्तार है और इसकी वजह से हजारों की आबादी जो है इस इलाके में प्रभावित हुई है और अपने जो उनके घर डूब गए हैं और वो सुरक्षित स्थान पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है जिस तरीके से इस वक्त उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है वो बेहद चिंताजनक, बेहद गंभीर है। और ऐसे में लाखों की आबादी जो है वो प्रभावित हुई है और जिस तरीके से तटबंध अब टूट रहे हैं उससे अब कोसी का पानी नए इलाकों में जो है वो अब फैलता जा रहा है, जिससे कि बाढ़ की विभीषिका और ज्यादा जो स्थिति है वो खतरनाक हो गई है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और धीरज सिंह के साथ रोहित सिंह, दरभंगा। और अब आपको दिखाते हैं महाराजगंज में भारत के आखिरी गांव लक्ष्मीपुर से ग्राउंड रिपोर्ट। पूरा इलाका पानी में डूबा है। क्या है ताजा हालात, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अमितेश त्रिपाठी। भारत का ये आखिरी गांव है लक्ष्मीपुर और मेरे ठीक आगे इधर जो है नेपाल है और यहाँ पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे नेपाल द्वारा 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद लक्ष्मीपुर में बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। प्रधान जी मौजूद हैं। प्रधान जी आप ये बताइए क्या हालात हैं आपके गांव में? सर हमारे गांव में फसलें तो डूबी गई हैं, 70% घरों में भी पानी घेर लिया है। लोग अपने बगल के घरों में जो है शरण लिए हुए हैं और इस समय जो है फसल बिल्कुल बर्बाद, धान की फसल लगी भी नहीं होना है। तो ऐसी स्थिति में गांव के लोग न कोई व्यवसाय करने जा पा रहे हैं, न कोई काम कर रहे हैं। जो गरीब परिवार हैं घर में खाने के बिना उनकी दिक्कत हो रही है, खाने के लिए लोग परेशान हैं। और गांव बाढ़ नियंत्रण के लिए व्यवस्था किया गया, लेकिन सरकार की तरफ से छोटी गंडक नदी की सफाई की व्यवस्था हुई, लेकिन मेन जहाँ से घूमना है मुंह पर उसके जो है अब तक सफाई नहीं हो पाई। 1 साल बीत गया, सफाई नहीं हो पाई। समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कौन राजनीति हो रही है वहाँ। अच्छा आप ये बताइए कि अभी जिनके घरों में पानी घुस गया वो लोग कहाँ पे शरण लिए हुए? बगल के घरों में, घर में कुछ गाँव में कुछ घर हैं ऊंचे हैं जहाँ पर लोग शरण लिए हुए हैं, वहाँ पर अपना किस तरह से खा पी रहे हैं। आप ये बताइए, चाचा जी किसान हैं यहाँ पे, आप ये बताइए यहाँ प्रशासन द्वारा क्या कुछ इंतजाम किया गया है? प्रशासन द्वारा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। कल भी आए थे तहसीलदार महोदय और आज भी आए थे, लेकिन मतलब प्रशासन के लोग लगातार आ रहे हैं यहाँ पे? आ रहे हैं, लेकिन वहीं पुल के नीचे तक जहाँ से पानी शुरू है वहीं से वापस। इतना पानी आया कहाँ से, कैसे इस तरह के हालात? पानी नेपाल की चंदन नदी, झरही और खजुरा नदी से आती है। दोनों तरफ गांव के चारों, पूरब और पश्चिम दोनों तरफ नदी है और जो पहाड़ से डायरेक्ट लिंकेज है। पहाड़ में जो भी पानी बरसता है वो सीधे यहाँ आता है। ठीक है भाई साहब, आप ये बताइए कि अभी जो है पानी घुस गया है यहाँ पे, तो कैसे जरूरत की चीजें लोग कैसे जो है? देखिए एक दूसरे से मैनेज यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग आजादी को 70 से 76 साल से मना रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर प्रशासन आज तक सुधली न बुधली। यहाँ पर डीएम, एसडीएम, सांसद और विधायक और बहुत सारे नेता चुनाव में तो आते हैं, अपने वादों को पूरा करने के लिए सारी चीजें कहते हैं, लेकिन केवल यहाँ दिखाने के लिए है। इस गांव में 4 साल पहले बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, उसमें एक नायक को हम केवल मुहैया कराया गया था, वो भी अपने सेल्फ डिपेंड के लिए। लेकिन वो भी नाव आज हमारे कुछ यहाँ के नेता लोग कहें, आप जनप्रतिनिधि लोग कहें, वो भी नदी के अंदर डूबी हुई है। तो साफ है, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि हर साल यहाँ पे बाढ़ आती है, लेकिन जो इसका बाढ़ की निजात के लिए जो चीजें सफाई करानी चाहिए वो चीजें नहीं हो पा रही हैं और कुछ खास इंतजाम जो है प्रशासन की तरफ से यहाँ पे नहीं हुआ है। अमितेश त्रिपाठी, महाराजगंज। और अब आपको दिखाते हैं महाराजगंज में भारत के आखिरी गांव लक्ष्मीपुर से ग्राउंड रिपोर्ट। पूरा इलाका पानी में डूबा है। क्या है ताजा हालात, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अमितेश त्रिपाठी।
नेपाल से पानी छोड़े जाने से बिहार ही नहीं यूपी में भी कई इलाके हैं जहां नदियां उफान पर हैं। बाढ़ का संकट यहां भी गहरा गया है। बाढ़ की चपेट में आए इलाकों में नाव के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राहत बचाव में लगी टीम लोगों तक पहुंच रही है और उन्हें नाव के जरिए सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने का काम भी जारी है। उधर गुजरात में फिर से भारी बारिश हुई जिसने शहर की सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। बनासकांठा की ये तस्वीरें हैं जहां अंबाजी इलाके में भारी बारिश की वजह से रविवार को जलभराव हो गया जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया और आने जाने में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बिहार और यूपी में बाढ़ के जो हालात हैं उसकी सबसे बड़ी वजह नेपाल से छोड़ा गया पानी है। हालांकि खुद नेपाल भारी बारिश और बाढ़ से जूझ रहा है जिसके बाद वहां बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। सैकड़ों लोगों को बचाया गया है। अब भी मलबे में जिंदगी ढूंढी जा रही है, बचाने की कोशिश हो रही है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में बाढ़ और बारिश के बाद बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी तक 150 से ज्यादा लोगों को हवाई मार्ग से निकाल लिया गया है, जबकि 4000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी नेपाल सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने बचाई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है, तो लापता लोगों की जिंदगी बचाने की उम्मीद भी अभी बाकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आपके सामने हैं। मलबों में जिंदगी की तलाश जारी है। जेसीबी की सहायता से मलबों को सावधानी पूर्वक हटाया जा रहा है जिससे कि मलबों में दबे लोगों को किसी किस्म का नुकसान न पहुंचे। जानकारी के मुताबिक बारिश की वजह से आई बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और कई लोगों के लापता होने की खबर है। बचाए गए लोगों को खाने पीने की चीजें सहित सभी जरूरी राहत सामग्री दी जा रही है। काठमांडू के बाहरी इलाके बलखू इलाके में सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से 400 लोगों को भोजन दिया गया। शुक्रवार से ही पूर्वी और मध्य नेपाल के बड़े हिस्से जलमग्न हो गए हैं। देश के कई हिस्सों में अचानक बाढ़ आने की खबर आई है। नेपाल ने 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा है जिससे बिहार, यूपी के कई जिलों में बाढ़ का संकट गहरा गया है। राज्य जल संसाधन विभाग के मुताबिक नेपाल में भारी बारिश की वजह से गंडक, कोशी, महानंदा नदी में पानी का बहाव काफी बढ़ गया है। पूर्वी और मध्य नेपाल के ज्यादातर हिस्सों में लगातार बारिश के बाद काठमांडू की मुख्य नदी बागमती खतरे के निशान से 2.2 मीटर ऊपर बह रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव की प्रणाली और मानसून की रेखा का सामान्य से अधिक उत्तर की ओर होने से नेपाल में मूसलाधार बारिश हुई। बाढ़ बारिश से नेपाल में 300 से ज्यादा घरों और 16 पुलों को नुकसान पहुंचा है। शनिवार से ही नेशनल हाईवे ब्लॉक है। भूस्खलन की वजह से सैकड़ों लोग कई राजमार्गों पर फंसे हुए हैं। बाढ़ और भूस्खलन की वजह से जिन राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़कें ब्लॉक हैं, उन्हें साफ करने की कोशिश चल रही है। राहत की बात यह है कि काठमांडू को दूसरे जिलों से जोड़ने वाले मुख्य भूमार्ग त्रिभुवन राजमार्ग पर परिवहन फिर से शुरू हो गया है। कुदरती आपदा के बीच नेपाल सरकार की कोशिश जिंदगी को एक बार फिर तेजी से पटरी पर लाने की है। इसी कोशिश में सारी सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैदी से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश भर में नवरात्रि को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। माता रानी के भव्य पंडाल बनाए जा रहे हैं। दिल्ली के चितरंजन पार्क में बन रहे माता रानी के पंडाल को खास थीम पर तैयार किया जा रहा है। वहीं आगर मालवा में भक्तों की सहूलियत के लिए प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। मन लेके आया माता रानी के भवन में, सजने लगा माता रानी का दरबार। खत्म होने वाला है भक्तों का इंतजार। बड़ा सुख पाया। आ रही है पावन नवरात्रि की शुभ घड़ी। 3 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है, लिहाजा देश भर में माता रानी का दरबार सजने लगा है। माता के मंदिरों में साज सजावट की जा रही है।
ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं। यहाँ चितरंजन पार्क में माता रानी का भव्य पंडाल तैयार किया जा रहा है। खास बात यह है कि दिल्ली में बन रहे इस खास पंडाल को ग्रामीण बंगाल की थीम पर तैयार किया जा रहा है, जिसे पूरी तरह से इको फ्रेंडली बनाया जा रहा है। वैसे तो पश्चिम बंगाल में दुर्गा पंडालों की भव्य रौनक नजर आती है, लेकिन इस बार दिल्ली के चितरंजन पार्क में बन रहे दुर्गा पंडाल में ग्रामीण बंगाल की बारीक कारीगरी और झलक भी नजर आएगी। ये हमारा 49वां साल है और हम स्वर्ण जयंती की ओर नेक्स्ट ईयर जा रहे हैं, तो इस साल का थीम बहुत ही स्पेशल है। इस साल हमने ग्रामीण बंगला को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा जो पंडाल है जूट और जो बांस का काम हो रहा है उससे बन रहा है। इसमें हम पंखा, हाथ पंखा जो होता है उसको यूज करेंगे, सूप को यूज करेंगे, पेंटिंग से इसको सजाएंगे। देखिए यहाँ पे बच्चे पेंटिंग बना भी रहे हैं। और इस साल 0 प्लास्टिक और थर्माकोल का यूसेज है। इस पंडाल में हम जो हस्तशिल्प है ना बंगाल का, उसको दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में भी माता रानी के भक्तों का उत्साह अभी से नजर आने लगा है। यहाँ नवरात्रि से पहले ही मंत्रोच्चार के साथ माता रानी का अभिषेक किया जा रहा है। आगर मालवा के नलखेड़ा में ही मौजूद मां बंगलामुखी मंदिर में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। भक्तों को माता रानी के सुगम दर्शन और हवन के लिए यहाँ ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी शुरू की जा रही है, ताकि नवरात्रि के पावन सप्ताह में भक्त आसानी से माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना कर सके। नवरात्रि को लेकर मतलब लगभग 60-70 हजार लोगों की भीड़ यहाँ आती है प्रतिदिन 9 दिनों में। तो क्राउड मैनेजमेंट को लेके दर्शन करने की जो प्रणाली थी, जो व्यवस्था थी, उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है सभी से चर्चा करते हुए। और एक समय में 5-6 लोग दर्शन कर पाएंगे, भीड़ कम लगेगी, लोगों को दर्शन करने में सुविधा होगी। जाहिर है नवरात्र के मौके पर देश भर के मंदिरों में माता रानी के भक्तों का तांता लगा रहता है। ऐसे में भक्तों को आरामदायक दर्शन हो सके, इसके लिए प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली से आशुतोष कुमार, आगर मालवा से प्रमोद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब गुड न्यूज सुनीता विलियम्स और विलमोर की वापसी की। नासा स्पेसएक्स का अंतरिक्ष यान 2 एस्ट्रोनॉट को लेकर रविवार को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गया। इस मिशन का मकसद अंतरिक्ष में फंसे सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को वापस लाना है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो विलियम्स और विलमोर की धरती पर वापसी फरवरी 2025 तक हो सकेगी। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। और खुशियों के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे अंतरिक्ष यात्रियों का स्वागत हुआ। नासा स्पेसएक्स अंतरिक्ष यान 2 एस्ट्रोनॉट को लेकर रविवार को रवाना हुआ था, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गया है। नासा स्पेसएक्स मिशन फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से सफलतापूर्वक लॉन्च होने के बाद सुरक्षित रूप से ISS पहुंचा तो सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। नासा ने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा है कि ड्रैगन के हैच से गुजरने के बाद क्रू 9 के चालक दल स्पेस स्टेशन पर पहुंच गए हैं। ये लोग 5 महीने तक ISS पर रिसर्च और परिक्रमा प्रयोगशाला के रखरखाव करेंगे। इनका स्वागत है। इस अंतरिक्ष यान में नासा के अंतरिक्ष यात्री निक हेग और रोस्कोसमोस के अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोरबुनोव सवार हैं। खास बात यह है कि क्रू 9 के सदस्यों के अलावा इस अंतरिक्ष यान पर अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और वेरी विलमोर के लिए 2 सीटों को खाली छोड़ा गया है, ताकि उनको सुरक्षित धरती पर वापस लाया जा सके। इसी साल 5 जून को नासा का बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन लॉन्च किया गया था। मिशन के तहत नासा ने अपने 2 अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को 8 दिनों की यात्रा पर भेजा था, लेकिन दोनों वहीं फंस गए।
दरअसल दोनों स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान के जरिए मिशन पर गए थे। ये अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान की पहली उड़ान थी। लॉन्च होने के बाद 24 घंटे के अंदर ही स्टार लाइनर में खराबी आने लगी थी। स्टार लाइनर के 28 थ्रस्टरों में से 5 अलग अलग समय पर फेल हो गए थे। हीलियम लीक होने की वजह से धरती पर वापसी को टाल दिया गया था। नासा ने बताया था कि स्टार लाइनर से वापसी करना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। तब नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए स्पेसएक्स विमान को चुना। माना जा रहा है कि अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो फरवरी 2025 तक सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर धरती पर वापस आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में हम कुछ महान और कामयाब लोगों की कही बातें आप तक पहुंचाते हैं। डालते हैं नजर आज के विचार पर। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि कामनाएं समुद्र की भांति अतिरिक्त हैं। पूर्ति का प्रयास करने का पर उनका कोलाहल और बढ़ता है। इसी के साथ खबरों के इस लंच टाइम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात अच्छी खबरों के साथ, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।